आपने कहा मेरी 4 रोज पहले अरशद शरीफ से बात हुई, क्या कोई परेशानी का जिक्र किया था उन्होंने आपसे किसी किस्म की? सब काम छोड़ते हैं, वो मुल्क से बाहर क्यों गए? क्योंकि उनकी जान को खतरा था। उनकी जान को किससे खतरा था? हुकूमत वक्त से खतरा था। मैं इसको नहीं दबने दूंगा, चाहे आप मुझे कोई सवाल पूछे। पहले मैं बात इमरान खान की नाअहली केस के बारे से बात कर रहे हैं। आर्टिकल 63 के तहत जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन होनी है। डिस्क्रिपेंसी अगर थी तो उसमें लिमिटेशन है कि आपने 120 दिन के अंदर कार्रवाई करनी है। इलेक्शन कमीशन का किरदार यहाँ भी खत्म हो गया। अब जबरदस्ती घुसेड़ के इनकम टैक्स के दफ्तर ने तो आज तक वो उसको नोट नहीं किया। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल काम होता है इफ आई कंपेयर इट विद द फीमेल। और ये सूरत हाल अगर मर्दों में हो तो फिर आपको किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना हो? मेल पेशेंट में कोई ब्रेस्ट इशू ऐसा ही तो होता नहीं, वो एक चेस्ट वॉल ही होती है और उसी निप्पल वाले एरिया में कोई ग्रोथ बनती है जो बाद में ब्रेस्ट कैंसर भी निकल आता है। फीमेल का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अंदर ही अंदर तकरीबन छुपा होता है, तो वो इग्नोर हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ज़ाहिर इस मुलाकात के बाद मेरे पास आपके लिए ज़ाहिर अच्छी खबरें नहीं हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निचोड़ की जानिब। तो नाजरीन, जो ज़ाहिर मैंने जिस तरह कहा कि अच्छी खबर नहीं और ऐसी खबर नहीं कि जिससे किसी भी ऐसे शख्स जो कि ज़ाहिर अरशद शरीफ को जानता है उसका दिल दुखी ना हो, तो पाकिस्तानी सहाफ़त का एक आज़ाद, रोशन ख्याल और दरख्शंदा बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद किया गया। अरशद शरीफ की अलमनाक शहादत ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया। अरशद शरीफ ने रवां साल अप्रैल में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद ये दावा किया था कि उनकी जान को ख़तरात हैं और उन्हें हैरेसमेंट का भी सामना है, जिसके बाद से वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। और इत्तलात के मुताबिक खुद साख्ता जलावतनी के दौरान वो दुबई और लंदन में मुकीम रहे, जबकि मुख्तलिफ सहाफ़ती और समाजी तंजीमों की जानिब से अरशद शरीफ की कीनिया में फायरिंग से शहादत के वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। और ये भी नाज़रीन इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी से लेकर कत्ल तक ऐसा बहुत कुछ है जिसकी बुनियाद पर अरशद शरीफ की बज़ाहिर कीनिया पुलिस के हाथों फायरिंग से हलाकत को कबूल नहीं किया जा सकता। अरशद शरीफ का कत्ल एक मशकूक मामला है और पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखने वाली तंजीमें और अफराद इस मामले को आज़ादी सहाफ़त से जोड़ कर देख रहे हैं। और अगर मामले को मुकम्मल आज़ाद और शफ़ाफ तहक़ीक़ात नहीं की जाती तो ये कत्ल भी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमले के तौर पर लिया जाएगा। आखिर क्या वजह थी कि अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान और फिर दुबई छोड़ना पड़ा? अरशद शरीफ का कत्ल क्या वाकई इतना ही सादा वाक़या है जितना उसे बयान किया जा रहा है? क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? ये वो सवाल है जो कि हर कोई कर रहा है। चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान देकर अदा की है। और एक जानिब इमरान खान खुद जो कि मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 तोशाखाना रेफरेंस था, उसमें इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। और इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के मायने खेज रिमार्क्स भी सामने आए हैं। नाज़रीन, अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि नाअहली सिर्फ एक सीट पर हुई है और इमरान खान इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अली जफ़र ने खदशा जाहिर किया कि इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर लेगा, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो फैसला तब्दील कैसे हो सकता है? नाअहलियाँ पहले भी होती रही हैं, कोई सियासी तूफ़ान नहीं आता, मगर सियासी तूफ़ान आए या ना आए, कप्तान ने जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान कर दिया है। क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुल्क की सियासत में एक बौछार पैदा कर देगा? क्या हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोक पाएगी? ऐसे बहुत से जिनका जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर जो पहली सूरत हाल है, जो पहली ख़बर है, ओपनिंग पॉइंट, उसमें आज हम अरशद शरीफ की खबर के हवाले से बात करेंगे। तो ओपनिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ओपनिंग पॉइंट में जिस तरीके से अरशद शरीफ का जो मामला हुआ, और यकीनन इतनी शॉकिंग खबर थी कि मेरे लिए क्या किसी के लिए भी इसको एक्सेप्ट करना, इसको डाइजेस्ट करना, इसको समझना और फिर उसके बाद के मुहरकात, उसके बाद के मामलात पर बात करना यकीनन एक मुश्किल काम है।
इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में हमारे ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के सिद्दीक खान। सिद्दीक, ज़ाहिर अरशद शरीफ की शहादत की खबर से लेकर अब तक जो सूरत हाल है ज़ाहिर वो पेचीदा ही है। हालांकि कीनिया पुलिस का बयान भी आया, लेकिन ज़ाहिर जिस तरीके से शहादत हुई, जिस तरीके से उनके ऊपर गोली चलाई गई, क्या ये इतना ही सादा और आसान मामला जिस तरह से बयान किया जा रहा है? देखें, आपने जब अपने इंट्रो में आखिरी दिन सवाल पूछे, बदकिस्मती से वो तीनों ही उनका जवाब जो है वो नेगेटिव है, मनफी में है। आपने कहा कि ये क्या इतना ही सादा मामला है, तो बिल्कुल ये सादा मामला नहीं है। आपने सही सवाल उठाया। और पुलिस का मौक़िफ़ जो है उस पर आपने बात की, वो बिल्कुल गलत है। और फिर वो हालात की आपने बात की कि जिन हालात में अरशद शरीफ साहब को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। अगर आप पहले पुलिस के मौक़िफ़ की बात कर दें, जिसको पाकिस्तान के मीडिया की अक्सरियत ऐसे चला रहा है जैसे कोई खुदा न खास्ता कुछ है वो वही नाजिल हुई हो, और जैसे कोई ये ऐसी बात हो जिसमें कोई जेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं हो सकता और एक एक लफ्ज़ हक और सच पे मबनी है। तो देखें, हम बोल पे वो बिल्कुल वो स्टोरीज नहीं चला रहे जो हमें पता है कि वो कहानी घड़ी जा रही है, जो हमें नजर आ रहा है कि झूठ बोला जा रहा है, जो बकवास किया जा रहा है वो बोल नहीं चला रहा। और क्योंकि ये नजर आ रहा है, आप देखें ये जो कहा गया कि जनाब पहले कहा गया कि कोई गाड़ी चोरी की गाड़ी थी, उसकी वजह से था। फिर कहा गया कि वो ड्रग डीलर्स थे, उनके साथ जा रहे थे। फिर कहा गया वो बच्चा अगवा हुआ था। मतलब थोड़ी ही देर में, चंद घंटों में, जिस तरह से इतने हाई प्रोफाइल केस में पुलिस अपना मौका बदल रही है और झूठ बोल रही है वहां से, और फिर हमारे वो उनका तो काम है, वो झूठ बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारा मीडिया जो है उस झूठ को जिस तरह से प्रोपगेट कर रहा है और बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जो बाइडेन ने बयान दिया और हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे उसको इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि वो बयान भी गैर रस्मी गुफ्तगू में दिया है। उन्होंने कौन सा ये बयान जो है वो कोई तकरीब में दिया या बाकायदा किसी इंटरव्यू में दिया। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा मीडिया जो है वो इस सारे मामले में वहाँ की पुलिस के मौक़िफ़ को बिल्कुल ऐसे बयान कर रहा है जैसे वो बिल्कुल हक़ाइक़ बता रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा तो अपने अकल का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा तो देख लें कि पुलिस जो बात कह रही है, पुलिस की बात में किस हद तक हकीकत है। पुलिस मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है। लेकिन हमारी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सिद्दीक, इस सवाल से खबर क्या है? कहा गया है कि जी वज़ारत दाखिला को, वज़ारत ख़ारजा को बोल दिया गया है इस पर तहक़ीक़ाती कमेटी बनाएं। तो वो कैसे तहक़ीक़ात करेंगे? वहाँ जो यानी कि जो कीनिया है उस हुकूमत से क्या राब्ते हुए हैं, वहाँ से कितने ताउन की जो है यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, हुकूमत के ऊपर सवाल क्यों उठते हैं, क्यों शक पड़ता है कि हुकूमत इस मामले में हुकूमत चाहती थी कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए। ये खबर आ जाती है तकरीबन रात 3 बजे और उसके बाद 3 बजे से लेकर दिन 11-12 बजे तक हुकूमत खामोश रहती है। हाँ। अगर मुझे बताएं कि हुकूमत का काम नहीं था कि हुकूमत फौरी तौर पर कीनिया से रब्ता करती, जब 9 घंटे तक मुसलसल बोल के ऊपर ट्रांसमिशन चलती है, जब मुसलसल इनको हुकूमत को एक्सपोज किया जाता है, तो 9 घंटे बाद हुकूमत को याद आता है कि यार अरशद शरीफ को हमारा शहरी भी था। तो इस तरह से बिहेव किया जैसे वो या तो खुश थे या उनको इत्मीनान और तसल्ली था ये जो वाक़या हुआ, या फिर ये तो तहकीकात होनी चाहिए कि हुकूमत क्या इससे पीछे तो नहीं थी, क्या हुकूमत को पता तो नहीं था कि वो कौन है जो इसके पीछे, इसलिए हमने खामोश रहे हैं। और फिर जिस तरह से मीडिया पर दबाव डाला गया कि अरशद शरीफ साहब की इस शहादत पर बात नहीं करनी और इसको हादसा बनाकर पेश करना है, तो मुझे बताएं कि ये सारी चीजें जो सामने आई 12 बजे जाके और चीजें सामने आ रही थी, क्या 1 घंटे में हुकूमत नहीं एक्टिव होनी चाहिए थी? क्या 1 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत को नहीं जो है वो इस हवाले से आवाम को अपडेट करना चाहिए था? तो इसकी बताए ना कि 9 घंटे तक हुकूमत क्यों खामोश रही, क्यों हुकूमत ने 9 घंटे तक इस मामले को दबाने की कोशिश की? क्या हमारे वहाँ पे सफारत खाने, हमारे वहाँ पे हाई कमीशन का काम नहीं था? और फिर देखें जो तकलीफ दे चीजें, अब वो जो तस्वीर आप देखें सोशल मीडिया पे आई है कि वहाँ जो हमारे हुकाम गए बैठे हैं वो वहाँ पे जो है वो गेमिंग खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो ये रवैया जो है ये तो लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहा है और लोगों में नफरत बढ़ रही है, लोगों में शिद्दत और गुस्सा बढ़ रहा है। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब किसी न किसी को तो देने। अच्छा, अहले खाना का क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है? क्या सिद्दीक ये बात दुरुस्त है कि उनके साथ उनके ही कोई घर के ही फर्द थे साथ, ड्राइविंग सीट पे, या ड्राइवर थे, कौन थे? कुछ खबर सामने आई है इस पर? देखिए, अरशद साहब जो साथ थे, खुरम साहब उनके पास ही गए हुए थे, जो अभी तक जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि आप अगर आप थोड़े सा इस मौका और फैमिली की, तो मैं पहले आपको बता दूं कि ज़ाहिर फैमिली बार बार ये मुतालबा कर रही है कि अरशद साहब की जो डेड बॉडी है उसको एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान लाया जाए। उनकी वालदा की ये इस्तदा है, उनकी वालदा की अपील है और इसके लिए सुबह से समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज खान साहब, बोल की मैनेजमेंट
सब जो है वो लगे हुए इसी मामले पर, और बोल इंतजामिया ने और इमरान नियाज़ खान हो, समी इब्राहिम हो कि हमें हुकूमत के वसाइल नहीं चाहिए, हमें हुकूमत का पैसा नहीं चाहिए, हमें हुकूमत का फंड नहीं चाहिए। ये है कि ये टोला यहाँ पर मुसल्लत है पाकिस्तान तक, तो हमने ज़ाहिर है अब सफारत खाने इनके मातहत हैं। अगर सफारत खाने और हमारे हाई कमीशन इनके मातहत ना होते तो हम इनके मुंह ना लगते, इनकी औकात ही नहीं है कि हम इनसे बात करें। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि अब मुसल्लत यही टोला है जिनको अवाम ने मुसल्लत नहीं किया, जो अवाम की वोट से नहीं है। लेकिन ज़ाहिर हुकूमत को ताउन करना चाहिए इस सारे केस में, ये कोई छोटा या मामूली मामला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक जान जो सारी सूरत हाल पर बता रहे थे हमारे विवाद। अब इंसाफ की उम्मीद तो की जा सकती है ना नाज़रीन के, इंसाफ मिले अरशद शरीफ को, जो उनके अहल खाना का मुतालबा है कि भाई ऐसे कैसे हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि इसकी एक आज़ाद और शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और पता चलाया जाए कि ऐसे कैसे एक बेहतरीन सहाफ़ी जिसको हमने आज खो दिया है और क्यों खो दिया है, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं और क्या वजूहात हैं। आगे बढ़ते हैं और इमरान खान की नाअहली के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गई और फौरी तौर पर जो इस्तदा की थी दरख्वास्त उसको मुस्तरद किया गया, लेकिन आगे सूरत हाल क्या बनेगी इमरान खान के लिए उसी पर बात करेंगे। हमें जो है अज़हर सिद्दीक साहब माहिर क़ानून है, उनको हम वेलकम करते हैं। साहब आप जितना डीपली इस केस को जानते हैं और अब ज़ाहिर आपका मौक़िफ़ वैसे भी हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी, आप ज़रा मुझे बताइए कि जो एक कॉम्प्लिकेशन की जा रही है कि जी इमरान खान अगले इलेक्शंस लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, ये नाअहली ख़त्म करने के हवाले से आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, ज़रा आप ही मुझे ज़रा कॉमेंट करके बताइए कि मामला इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है इस मामले को? बहुत शुक्रिया। देखिए क्रेडिट जाता है बोल न्यूज़ को कि हम लोगों ने ये, आप जब पीछे प्रोग्राम हुआ था तो बता दिया था कि इस फैसले में कुछ नहीं है और ये कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के किया जा रहा है। एक एजेंडा कह सकते हैं मौजूदा हुकूमत का। मैं तो अब कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ बदनीति पर अमल चल रहा है बल्कि बायस्ड भी है, यानी उसके नंबर ऑफ रीजन हैं। पहले आप सब लोगों ने देखा कि 5 मेंबर बेंच था, 4 आए, फैसला सुना के चले गए, दस्तखत नहीं आया, बस दस्तखत हो गए, तब चीज सामने आ गई। लेकिन कुछ अहम चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के आम नाज़रीन के लिए बड़ी जरूरी हैं। इमरान खान का ये मैं चैलेंज के साथ लफ्ज कह रहा हूं कि पहला केस है कि जो सालाना गोशवारों में नाअहल कर दिया है, यानी इससे पहले कोई केस नहीं है। नाअहली का जितना भी अगर किरदार देखा जाए, जो तरीकाकार देखा जाए, वो अदालत के पास है। इलेक्शन कमीशन तो अदालत नहीं है, रिटायर्ड जजेस हैं और अदालत का अगर काम करना तो अदालत की जुरिस्डिक्शन का अपना एक तरीकाकार है। और इलेक्शन कमीशन इस हद तक बदनीति पे अमल किया है कि वो कह रहा है कि आर्टिकल 63 की बुनियाद पर एक भी पूरे फैसले को 36 को पढ़ ले, एक भी लफ्ज आपको ये नहीं ऐसा मिलेगा जो आर्टिकल 63 मैं वही चाह रही थी, आप जरा बताएं अभी तफसीली फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, जरा नाज़रीन को बताइए ना कि क्या है क्या इसमें। अच्छा वो मैं तोता मैंने की कहानी कहूंगा तो फिर गुस्सा लग जाएगा आपको, और सर ये आपसे मुराद है देखने वालों मुझे क्यों गुस्सा लगेगा। जिस दिन ये आए ना तो मैंने कोई स्टूडेंट मैट्रिक के इकट्ठे कर लिए सारे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैट्रिक के बच्चे मैंने बिठा लिए। मैंने इन तमाम सेक्शन 137, 167, 173, 174 मैंने उर्दू में तर्जमा करके दे दिया और मैंने कहा मुझे बता दें। एक सेकंड अज़हर साहब, मैं आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि मैंने बिठा लिए, मैं दोबारा आपसे पूछती हूँ। इससे पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान साहब की नाअहली जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके पेश किया गया है, आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को कैसे आगे बढ़ा रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, पहले तो मैं अभी तो एक बड़ा शॉक है, शॉक से निकला नहीं हूँ अरशद शरीफ वाले। आई कैन नॉट बिलीव इट बिकॉज मेरी 4 मेरे ख्याल में दिन पहले उनसे बात हुई थी और वो किसी प्रोजेक्ट पे काम, आई डोंट नो। अभी ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा ट्रेजेडी है कि इसमें कोई लफ्ज नहीं है जब तक चीजें सामने ना आए, और चीजों को सामने आना पड़ेगा। ये कोई इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई और चारा है इसको आगे ना ले जाना ही पड़ेगा। मैं हुकूमत वक्त से डिमांड करता हूँ कि इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन कराएं और हुकूमत वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें। ये किसी कोई थर्ड पार्टी एजेंसी कोई रखें, कोई ऐसी जो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि वो अंडर नो, ये क्योंकि जो ट्विस्ट दिया जा रहा है मीडिया में
और जो कि वो जो कीनिया पुलिस का बयान है चल रहा है व्हाटएवर, मैं उसको बिल्कुल क्लियरली रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये सब रबिश है। दिस वाज अ टारगेटेड हिट। कीनिया की पुलिस इज फेमस, इसके ऊपर अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है। हाँ जी, मैंने ट्वीट की भी है। जी जी। इनके ऊपर आर्टिकल्स हैं। ये टारगेट किलिंग में बड़े इन्वॉल्व रहे हैं और ये खुद इनके अफसरान के कोई मुंह छुपा के इंटरव्यूज हैं और सारा कुछ है सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है और ये बड़ा सीरियस। अलीज़ादी साहब, आपने कहा मेरी 4 रोज पहले अरशद शरीफ से बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई आपकी उनसे? 4 या 5 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, बस खैर खैरियत मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात की। आप कहते हैं ठीक है, मैं राब्ते में था। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी कोई 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने पहले दुबई में। क्या कोई परेशानी का जिक्र किया था उन्होंने आपसे किसी किस्म की? देखिए, वो पहले सवाल बड़ा सिंपल है, वो मुल्क से बाहर क्यों थे? हाँ, यानी कि सब काम छोड़ते हैं, वो मुल्क से बाहर क्यों गए? हाँ, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, इसलिए वो मुल्क छोड़ के बाहर गए। उनको उनकी जान को किससे खतरा था? हुकूमत वक्त से खतरा था। क्यों खतरा था? क्योंकि वो खुल के हुकूमत वक्त की और सबकी तनकीद कर रहे थे और जमाने से वो एक्सपोज करते आए हैं करप्शन स्कैंडल और बहुत डिटेल्ड रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ क्लियरली वो दिखाते हैं। उन्होंने दुश्मन बनाए, ये माफिया है, इन्होंने दुश्मन माफिया से बनाए। क्योंकि आपको याद है मकसूद चपरासी को भी हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वो जो डॉक्टर रिजवान था उनको भी हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो FIA का प्रोसिक्यूटर था उसको भी उसको भी हार्ट अटैक हो गया। यानी कि यहाँ जो सवाल उठा उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और जब अरशद शरीफ से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ 3 महीने पहले, मैं इराक से वापस आ रहा था, दुबई में मैं 1 दिन रुका था, तो मैं उनसे मेरी वहाँ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़े मजे की बात की। उन्होंने मुझे कहा, अली भाई आप क्योंकि बहुत बोलते हैं और आप इस माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं और उज़ैर बलोच केस आपने खोला है और वो फैक्ट्री बल्दिया फैक्ट्री की भी GIT आपने। उन्होंने मुझसे एक गुजारिश की कि यार आपसे मेरा बड़ा अच्छा एक पुराना 15 साल का रिश्ता है, बाजार में खाना मत खाया करें और जो भी खाएं जरा चेक करके खाया करें कौन औजार है। ये बड़ी एक स्ट्रेंज कमेंट उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई आपने ना जो भी आप खाएं जरा चेक करवा देख लिया करें आप क्या खा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इस तरह की ड्रामा चल रहा है इस मुल्क में। ये माफिया कंट्रोल्ड कंट्री बन चुका है, बनाना रिपब्लिक से आगे जा चुके हैं। ये कोई मजाक बात नहीं है, इसको बिल्कुल किसी भी सेंस में किसी भी तरह और किसी की भी प्रेशर में आके इसको दबने नहीं देना चाहिए। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुबह से ट्वीट की हुई है, मैं इसको नहीं दबने दूंगा, चाहे आप मुझे कोई सवाल पूछे पहले मैं बात नहीं, इसको कोई दबने नहीं देगा। सब साथ हैं। अलीज़ादी साहब ज़ाहिर बोल भी इस पर बात भी कर रहा है और हम खुल के भी बात कर रहे हैं और हमें पता है कि सब साथ हैं। अरशद शरीफ का जो खून है ऐसे नहीं रायगा जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक वापस आते हैं, अरशद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू कुछ रहती है उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अज़हर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इमरान खान की नाअहली केस के बारे से बात कर रहे हैं। अज़हर साहब की बात इनकम्प्लीट रह गई थी, मैं चाहती हूँ अज़हर साहब आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। देखिए, मैंने तो बात बतानी है जो सच्चाई पर मबनी है और हकायक पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन के पे दर पे अगर फैसले देखें आप, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ी सी तारीख बताना इसलिए जरूरी है, इनका लास्ट आपको पता है रिजर्व सीटों के ऊपर भी इन्होंने बिला वजह टांग अड़ाई, उसके अंदर लाहौर हाईकोर्ट ने सेटिस्फाइड किया। अब तक 9 फैसले ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत बड़े सवालिया निशान, और मैं बाकायदा जो बात कर रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट इससे बेस्ट केस ही बन सकता। क्यों नहीं बन सकता वो मैं आता हूं। आर्टिकल 63 के तहत जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन होनी है। अच्छा, आर्टिकल 63 में तो कोई प्रोविजन आई नहीं, आपने स्पीकर के रेफरेंस को कैसे एंटरटेन कर लिया जब उसमें आर्टिकल 63 के हवाले से कोई है ही नहीं चीज, तो आपने हवा में, यानी मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें ये नैब के हवाले से होता, नैब के कानून में है कि सजा सुना दी जाए, 14 साल तक सजा हो सकती है। सेक्शन 15 कहता है कि आप नाअहल भी कर सकते हैं, पहले 10 साल थी
अब उन्होंने 5 साल कर दिया। तो यहाँ ये नाहली दी हुई है, जब किसी कानून में नाहली ये दी हो तो उसमें 63(1)(p का इतलाक होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके उस पर फिर अगली बात आती है कि मान लें वो कोई डिस्क्रिपेंसी अगर थी तो उसमें लिमिटेशन है कि आपने 120 दिन के अंदर कार्रवाई करनी है। 2018, 19, 19, 20, 20, 21 तीनों सालों में देख लें ना 2020 के अंदर 30 अप्रैल तक कोई काम किया, ना फिर 30 अप्रैल 2021 में, ना फिर 30 अप्रैल 2022 में। तो लिमिटेशन यहाँ भी खत्म हो गई, इलेक्शन कमीशन का किरदार यहाँ भी खत्म हो गया। अब जबरदस्ती घुसेड़ के, और वो जो डिस्क्रिपेंसी जिसको कहते हैं वही अकाउंट का प्रिंसिपल है। इनकम टैक्स के दफ्तर ने तो आज तक वो उसको नोट नहीं किया। अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती तो इनकम टैक्स का दफ्तर इस बारे में बड़ा इख्तियार रखता था, तो कोई चीज वहां नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब असल जो बात है कि इमरान खान साहब पकड़े नहीं जा रहे किसी तरह से भी, तो ये मौजूदा जो हुकूमत है किसी ना किसी तरह से तजलील के मामले में ले जाना चाहती है। करप्ट प्रैक्टिस, जो कौन सी करप्ट प्रैक्टिस भाई? उनके पास या तो मनी ट्रेल ना हो, मनी ट्रेल अवेलेबल है, और उनके पास भी यानी अपना ना पनामा में या फर्ज करें मिसेस सरीना ईसा के हवाले से देखिए मनी ट्रेल तो हमने देखा, यहाँ तो मनी ट्रेल अवेलेबल है। अब मनी ट्रेल जब अवेलेबल है तो करप्ट प्रैक्टिस कैसे बनेगी, डिस्क्रिपेंसीज कैसे होगी? चले मान लिया आपने कह दिया ऐसा कर दिया है, तो सेक्शन 137 में आपने कह दिया ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, चले जी मान ले करप्ट प्रैक्टिस। अच्छा, करप्ट प्रैक्टिस मान लिया, 167 में जाएंगे, 167 कहता है करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन नहीं है किया, फिर जबरदस्ती ले गए, तो आप चले जाए 174 में सजा दी हुई है। तो पहले जाएगा मामला सेशन जज के पास, इस्तगासा चलेगा, पता नहीं कितनी देर लगेगी, शहादतें होंगी, अगर उसमें भी सजा हो जाए, और उसमें भी सजा कम बेश 2 साल। इन शॉर्ट ये कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि हुकूमत चाहती है। थैंक यू सो मच एडवोकेट अजहर सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि भाई जो चाहा जा रहा है वो टेक्निकली और कानून के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। तो नाज़रीन, अब हम जरा अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं और बात करते हैं अपने सेगमेंट में बोल अवाम आगाही। तो पाकिस्तान में छाती का कैंसर, जो कि ज़ाहिर है जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, उसकी शरह किसी भी दूसरे एशियाई ममालिक के मुकाबले में हम देख रहे हैं नाज़रीन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर साल तकरीबन 90,000 नए केसेस सामने आते हैं, जिनमें से 40,000 की तो मौत हो जाती है। और एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन हर 8 में से एक खातून अपनी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर इस बीमारी में मुब्तला होने का इम्कान रखती हैं। और 50 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में तकरीबन 77% एक नागवार छाती का कैंसर होता है, लेकिन अगर इसकी जल्द तशख़ीस हो जाए तो ज़िंदा रहने की शरह 90% तक पहुँच जाती है। यहाँ सवाल ये है कि ख़वातीन के साथ साथ पाकिस्तानी मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस होने के बाद भी केसेस मंजर आम पर क्यों नहीं आते, और अगर पाकिस्तान में मर्दों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक बात क्यों नहीं की जाती? क्या खुशकिस्मती से किसी भी पाकिस्तानी मर्द पर छाती के सरतान ने हमला नहीं किया? और अगर ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान में आज तक मर्दों के कैंसर से मुतालिक कोई भी केस मंजर आम पर क्यों नहीं आया है? यहाँ पर 26 अक्टूबर 2021 को बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें छाती कैंसर में मुब्तला कराची के रिहायशी ने नाम ना बताने की शर्त पर अपनी कहानी बयान की। आगाही के फुकदान के सबब पहले तो उन्हें 5 बरस तक इस बात का इल्म ही नहीं हो सका कि वो ब्रेस्ट कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, और छाती पर एक दाना बनने के बाद वक्फे से डॉक्टर्स को दिखाते रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने भी उनको ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस करने में 5 साल लगा दिए। और शहरी का कहना था कि मर्ज़ की तशख़ीस होने के बाद किसी को यकीन ही नहीं आया, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है और ये ख्याल किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो औरतों में ही पाया जाता है। घर वाले बीमारी के बारे में किसी को बताने से मना कर रहे थे। बादशाह शहरी ने खुद को लाहक इस मूजी मर्ज से मुतालिक दोस्तों को बताया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि करीबी हलकों में मौजूद एक और मर्द में भी इसी तरीके की ब्रेस्ट कैंसर की जो तशख़ीस हुई थी। और पाकिस्तान में अमूमन मूजी मर्ज ब्रेस्ट कैंसर को ख़वातीन से मंसूब किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ख़वातीन की बीमारी नहीं है, बल्कि ये मर्दों में भी मौजूद होता है। और बेशक इसका तनासुब औरतों के मुकाबले में तो मर्दों में कम है, मगर मौजूद है। और बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 2700 मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस होती है, जिनमें से 530 अफराद मूजी मर्ज से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, जबकि 833 मर्द ऐसे होते हैं जिनमें से हर एक मर्द ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तब से मौजूद है जब से ख़वातीन में है, और दीगर ममालिक में ख़वातीन के साथ साथ
मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही फराहम की जाती है। तो इस पर हम ज़रा बात करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा बात की है ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा हैं, प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी और डॉक्टर अज़हर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबैदा साहिबा, जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पर ज़ाहिर है एक शर्म का पहलू भी होता है जिसकी वजह से वो नहीं बता पाती, लेकिन आज जिस मौजू पर बात करने लगी हूँ वो है मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। कितनी इसकी परसेंटेज होती है और क्या इस तरह के केसेस भी आते हैं आप लोगों के सामने? थैंक यू सो मच फॉर द प्रोग्राम। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने की, जो कि एक वैसे तो टैबू है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के, लेकिन स्पेशली अगर मर्दों की बात की जाए, बिकॉज हमारे जैसी सोसाइटी में जहाँ पर फीमेल्स के लिए एक्सेप्टेंस रेट नहीं है, तो वहाँ पे मर्दों के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी क्या उनमें हो सकती है, बिकॉज दे थिंक ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, बिकॉज ये एक जिस्म का वो हिस्सा है जो दोनों मेल और फीमेल दोनों में मौजूद है। फीमेल्स में डेवलप्ड होता है और मेल में इतना डेवलप नहीं होता। सो इंसिडेंस यही है कि फीमेल में अगर हम कहते हैं कि हर 8 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, तो हर 800 और 900 में से एक मर्द भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाते हैं। इंसिडेंस रेट कम है बिकॉज उनके अंदर वो हार्मोन्स नहीं है जो फीमेल्स में मौजूद होती हैं। सो देयर आर सम अदर रिस्क फैक्टर विद देम, लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ होता है। और हम बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो देखते हैं। अभी कोई तकरीबन कोई 2 वीक्स अगो मैंने एक बायोप्सी की है, जो कि मेल ब्रेस्ट की बायोप्सी थी, जो हमारे पास जब आए तो कई दफ़ा आए और फिर गए, लेकिन बायोप्सी के लिए तैयार नहीं होते थे। उनको बिल्कुल उसी तरह से स्क्रीनिंग, मैमोग्राम भी, स्क्रीनिंग नहीं बल्कि मतलब वो तो आए थे लंप के साथ, तो मैमोग्राम कराना था, सारी चीज़ें करानी थी। तो ये चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना, उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है इफ़ आई कंपेयर इट विद द फीमेल। डॉक्टर साहबा, ये अब देखिए ना, अब अगर ये अवेयरनेस आ रही है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ साथ ये पता भी तो चलना चाहिए ना। एक सेल्फ एग्जामिन हम औरतों को तो बताते हैं, उसकी पूरी एक कैंपेन भी चलती है, लेकिन अगर मर्दों में भी है और डेफिनेटली आपने कहा कि ये चीज़ है, तो उनका भी तो कोई सेल्फ एग्जामिन होता होगा। अवेयरनेस के साथ साथ उनको खुद कैसे पता चले कि वो भी इस बीमारी मुब्तला हैं और उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास? एग्जैक्टली बिल्कुल उस तरह से जैसे फीमेल्स अपना सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली करती हैं, बिकॉज वो तो साइकिल्स होती हैं और उसके बाद करना होता है, तो ऑब्वियसली वो पूरा प्रोसीजर मेल्स के साथ नहीं अप्लाई होता। बट स्टिल मर्दों के लिए ये चीज़ का अवेयरनेस होना कि ये बॉडी पार्ट उनके, ये जिस्म का हिस्सा उनके साथ भी है। इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड थिंग, लेकिन ब्रेस्ट होते हैं, निपल्स होते हैं, सबको मालूम है ये बात। और मर्दों में क्योंकि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर लाहक हो जाए तो वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनका ब्रेस्ट टिश्यू उतना डेवलप नहीं होता जितना कि फीमेल्स का होता है, तो वो ज्यादा इजी से फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए उनके पास वो विंडो उतना नहीं होता है जितना फीमेल्स के पास होता है। तो अगर उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि गायनेकोमेस्टिया जो बहुत अगर मेल्स में हो जाए तो उनको बाकायदा डेवलप ब्रेस्ट फील होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ फील होती है तो उनको उससे छुपाना या झिझकना, शर्माना वाली बात बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि भाई मैं इस तरह का मेरे साथ अगर कोई मसला हो रहा है तो मैं कैसे जा करके इवन मेल डॉक्टर को भी कैसे बताऊंगा, ये तो सी बात है। तो ये उसको बिल्कुल इस तरह से लीजिए जैसे कि बीमारी होती है, उसी तरह से उसको कंसिडर करें। उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि आप डॉक्टर से शेयर ना करें, बिकॉज आप नॉर्मल अपने जिस्म को आप भी देखने की आदत डालें। क्योंकि हमेशा मैं हर एक से ये कहती हूँ कि जो है वो आपको अपनी नॉर्मल बॉडी का पता होना चाहिए, ताकि उसमें होने वाली किसी भी तरह की तब्दीली को आप आसानी से और इजी ना लें। एक तो हम लोग इजी बहुत लेते हैं ना डॉक्टर साहबा के, कोई बात नहीं, ये तो कोई ऐसी चीज़ होगी, देख लेंगे, तो फिर केयरलेस भी हो जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर अजहर साहब को भी हम ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, तो आइकोलॉजिस्ट उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर अजहर साहब, अभी हम जो बात करें टॉपिक है कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसकी शरह ज़रूर कम होती है लेकिन वो होता ज़रूर है, और उसको समझना, उसको बताना और फिर ज़ाहिर उसकी आगे तशख़ीस, पहले तो हमें खुद इसको समझना होगा। तो ये ज़रा आप बताएंगे कि ये सूरत हाल अगर मर्दों में हो तो फिर आपको किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना होता है? थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन बोर्ड। बेसिकली मर्दों में शरह बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कम है, बहुत कम है। रफली इफ आई कैन रिकॉल 2 or 3 पेशेंट वर मेल
जो मैंने लास्ट 20 ईयर्स में मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, जस्ट ओनली 2 और 3 पेशेंट, एक पेशेंट का नाम भी मुझे अच्छी तरह याद है, उनका नाम भी बाई चांस असगर ही था। तो वो मैंने 2000 आई थिंक 1 में उनको देखा था। अच्छा। एक और पेशेंट जो मैंने देखा है रफली हमारे पास पिछले 2, आप ये देखें कि मर्दों में जब भी ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आता है, इट्स वेरी एग्रेसिव। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। हालांकि उनका ट्रीटमेंट हम बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट करते हैं जो मेल का, जो फीमेल का होता है, लेकिन अक्सर पेशेंट जो मेल वाले होते हैं वो स्टेज 4 की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटास्टाइज कर जाते हैं, या उनका, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो मेल का होता है वो जल्दी पिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेल पेशेंट में कोई ब्रेस्ट टिश्यू ऐसा ही तो होता नहीं, वो एक चेस्ट वॉल ही होती है और उसी निप्पल वाले एरिया में कोई ग्रोथ बनती है जो बाद में ब्रेस्ट कैंसर भी निकल आता है। फीमेल का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अंदर ही अंदर तकरीबन छुपा होता है, वो अंदर पेशेंट को, फीमेल को पता भी नहीं चलता, क्योंकि दैट्स ए पेनलेस लंप, तो वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन मेल का तो लंप बड़ी जल्दी पिक हो जाता है और ऑपरेट भी हो जाता है, लेकिन इवन देन इट मेटास्टाइज, तो इसलिए होता बहुत रेशो कम है। इससे मेल को हम अलर्ट जरूर करते हैं, लेकिन वी शुडंट से कि जी ये बहुत कॉमन है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल। अगर मैं 100 पेशेंट फीमेल के देखता हूँ तो उसमें से कोई एक पेशेंट ऐसा होगा जो मेल निकल आता है। लेकिन आपने एक बात की जो कि डॉक्टर साहब ने बात की कि एग्रेसिव ज़्यादा होता है ख़वातीन के मुकाबले में। अच्छा, एक चीज़ मैं और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो हम हमेशा बात करते हैं कि जी पेनलेस लंप होता है, क्या ऐसी भी आपने केसेस देखे हैं कि जिसमें पेन के साथ लंप हो, उसमें पस हो और ऐसी कोई सिचुएशन हो वो भी कैंसर हो, ऐसा कुछ देखा है आपने? जी बिल्कुल देखा है सुमैया। हमारे पास इस तरह की प्रेजेंटेशन आती है कि उनको उस तरफ के हाथ में तकलीफ है, नमनेस हो रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी और जगह की रेफर्ड पेन के साथ आ रहे होते हैं। इवन ब्रेस्ट में भी, मतलब उस लंप में भी पेन हो सकता है, बट वही वाली बात है कि वो इनिशियल स्टेज में नहीं हो रहा होता, वो उस वक्त होता है जब डिजीज थोड़ी प्रोग्रेस कर जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पेनलेस उस स्टेज में नहीं है जब उसको अर्ली डिटेक्शन वाला फेस है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट फ्यू केसेस में यस। हमारे साथ मैं मोस्टली हमारे पास ये वाला सिनेरियो होता है मोस्टली विमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली में अगर वो कैंसर के लंप के साथ आ रही हो तो उनके अंदर ये वाले कंप्लेंट्स होते हैं कि वो एब्सेस भी हो रहा होता है, पीछे कैंसरस वाला लंप भी पड़ा होता है, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पता नहीं चल रहा होता। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन हम बिल्कुल एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्युटली पेनलेस है। हाँ, इनिशियल स्टेज में जहाँ पे अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं इट्स मोस्टली पेनलेस, मगर पेन के साथ भी जो है वो पेन के साथ भी हो सकता है, तो इससे भी आपने ज़रा केयरफुल रहना है। पॉइंट, लेकिन वक्त की कमी। डॉक्टर अजहर साहब, लास्ट टेक मैं आपको लेना चाहूँगी, बर वक्त तशखीस, बर वक्त इलाज, ये क्योरेबल है? बस मैं ये चाहती हूँ हम नाज़रीन को बताइए। जी डेफिनेटली, लेकिन बर वक्त तशखीस का मतलब यही है कि आप प्रॉपर स्क्रीन करें पेशेंट को। आप प्रॉपर स्क्रीन करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। हमारे अनफॉर्चुनेट स्क्रीनिंग मेथड इतना कॉमन नहीं है, इन स्पाइट ऑफ आवर गुड कैंपेन ऑन द मीडिया एंड ऑल दिस थिंग, पीपल डोंट कम फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द मैमोग्राम। जब तक आप प्रॉपर मैमोग्राम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि 40+ फीमेल को once in a year should go for the mammogram, you can't detect early. Patient will never come to you with this problem until unless they're having some pain in that. और आपको पता है इसमें पेन होता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं they're quite locally advanced हैं, और उनका फिर ट्रीटमेंट भी बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, और उनका फिर बीमारी के ज़ाहिर है उसको फिर इलाज करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर साहब, डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात के वक्त। अवामी आगाही इस सेगमेंट में कोशिश की है कि ज़ाहिर है ये जो छाती का कैंसर है इसको बर वक्त तशख़ीस होना, बर वक्त इलाज होना बहुत ज़रूरी है। आप केयरलेस ना हो अपनी सेहत के मामले से। कोई भी इस तरह की सूरत हाल अगर आपको अपनी बॉडी में कोई तब्दीली नज़र आती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और उसका टेस्ट करवाएँ, ये ज़रूरी है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
एक बार फिर नंबर 1, बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।